गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। तो जैसा आपको पता है कि हम सबसे पहले सारे टॉपिक्स को हिंदी में डिस्कस करेंगे, उसके बाद सारे टॉपिक्स को हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। तो जो लोग हिंदी में डिस्कशन को नहीं सुनना चाहते तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके डायरेक्टली इंग्लिश डिस्कशन के जो टाइमलाइन है उस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है इनिशिएटिव्स ऑफ आरबीआई। तो पीएम मोदी जो है, आपको पता है, उन्होंने दो इनिशिएटिव्स जो है आरबीआई के उसको लॉन्च किया है। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम और इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। ठीक है। तो ये हम देखते हैं कि ये इनिशिएटिव्स दोनों क्या हैं। तो पहला जो आपका आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम है, रिटेल डायरेक्ट स्कीम जो है, उसमें रिटेल इन्वेस्टर जो कि आपके रिटेलर्स होते हैं, जो बहुत सारे जो है आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज करना चाहते हैं, उनके लिए एक ऑप्शन दिया है आरबीआई ने कि वो ऑनलाइन जो है वो परचेज कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। तो उनको एक रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा, और वो उसके उस अकाउंट को बनाकर जो है रुपी आप जो है अपना आरडीजी अकाउंट खोल सकते हैं, और जो है रिटेल डायरेक्ट स्कीम के थ्रू जो है वो अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को जो है वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है। तो एक आरडीजी अकाउंट खोलेंगे, और वो आरडीजी अकाउंट खोलने के बाद खोल कैसे सकते हैं, उनको एक सेविंग्स बैंक अकाउंट होना चाहिए उनका इंडिया में, पैन कार्ड होना चाहिए, और कोई एक ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट जैसे आधार, वोटर आईडी जो है वो, केवाईसी, नो योर कस्टमर जो आपके नॉर्म्स होते हैं, उसको पूरा करने के लिए ये सारी जो है फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। उसके बेसिस पे आपका आरडीजी अकाउंट खुलेगा, और उसी आरडीजी अकाउंट के थ्रू जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ये रिटेल इन्वेस्टर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स दोनों में जो है बाय और सेल करने की जो है वो ऑप्शन दी जा रही है। ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, जब गवर्नमेंट आपको जो है, जिससे आपने डायरेक्टली जब परचेज करना है तो वो प्राइमरी मार्केट से परचेज करोगे, और उसके बाद जो आपके पास वो बॉन्ड आ गया, आप उसको आगे किसी और को सेल करना चाहते हो तो आप सेकेंडरी मार्केट में उसको सेल करते हो। ठीक है। तो दोनों के ऑप्शंस जो है वो आरबीआई जो है इस अकाउंट के थ्रू दे रहा है। दूसरा हमारा है स्कीम, वो है आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। अब इसके अंदर क्या है, कस्टमर्स की कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करने के लिए ये एक ओम्बड्समैन बनाया गया है। तो गवर्नमेंट का एक प्लान है, गवर्नमेंट आने वाले टाइम में ऐसा करना चाहती है, वन नेशन वन ओम्बड्समैन। मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको कोई भी आपकी कोई ग्रीवेंस हो तो एक ही एक ओम्बड्समैन बनाया जाएगा, और वहां पर आप अपनी कंप्लेंट्स को जो है वो डाल सकते हो। ठीक है। तो ये उसी के अंदर एक स्टेप है, होगा क्या आने वाले टाइम में। अब जैसे आरबीआई का एक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन आ गया है, ऐसे सारी मिनिस्ट्रीज का अपना अलग 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 जो है वो एक ओम्बड्समैन बन जाएगा, और उन सारी मिनिस्ट्रीज के ओम्बड्समैन को जो है वो इकट्ठा करके एक वन नेशन वन ओम्बड्समैन बना दिया जाएगा, ताकि आपको गवर्नमेंट से कोई भी जो है वो अगर इशू है तो आप डायरेक्टली जो है उस पर कंप्लेंट कर सकते हैं और अपनी इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो अब इसके अंदर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कस्टमर्स जो है, आपके बैंक्स भी हैं कस्टमर्स, आपके जो है लोग भी हैं जो आरबीआई के जो है कस्टमर्स, तो उनको जो है वो इस स्कीम के बेनिफिट्स को ले सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर एक मल्टी लिंगुअल टोल फ्री नंबर को भी लॉन्च किया जा रहा है, जिसके थ्रू आप अपनी ग्रीवेंस को लॉन्च भी कर सकते हो और एड्रेस भी करवा सकते हो। ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है कॉर्पेट। कॉर्पेट एक इंडिया और थाईलैंड के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज है, जो कि साल में 2 बार होती है। ठीक है। तो 2005 में सबसे पहली बार शुरू हुई थी ये, और ये 32nd एडिशन है जो अभी चल रहा है, और ये साल में हर साल 2 बार की जाती है। ठीक है। और कहाँ पर कंडक्ट की जाती है, इंडिया और थाईलैंड के बीच में जो मैरीटाइम बाउंड्री लाइन है वहाँ पर इसको कंडक्ट किया जाता है। इंटरऑपरेबिलिटी, आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को कैसे रोका जा सकता है, इसके ऊपर जो है ये एक्सरसाइज की जाती है। ठीक है। तो इंडिया और थाईलैंड के बीच की एक्सरसाइज है, बाय एनुअल मतलब साल में 2 बार की जाती है, 2005 से चल रही है। ठीक है। लोकेशन क्या होती है इसकी, इंडिया और थाईलैंड के बीच की जो है इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव। तो अभी 11th डीटीटीआई ग्रुप की मीटिंग हुई है अभी, वो वर्चुअल मीटिंग हुई है ऑफ कोर्स, और वैसे ये हर साल 2 बार होती है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से ऑफ कोर्स ये हो तो कंडक्ट तो हो रही है, बट ये वर्चुअल कंडक्ट की जा रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स कोविड की जो है सिचुएशन को देखते हुए इसको इन पर्सन मीटिंग नहीं हो रही है। ठीक है। अब इसमें जो है जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए हैं इस मीटिंग में, लैंड, नेवल, एयरक्राफ्ट कैरियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और जो है आपकी डिफेंस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन फोरम ये भी बनाने की बात की जा रही है, ताकि इंडिया और यूएस की इंडस्ट्रीज जो हैं वो आपस में कोलैबोरेट करके काम कर सके। ठीक है। अब ये डीटीटीआई क्या है, इसको 2012 में गवर्नमेंट ने दोनों इंडियन और यूएस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था,
और इसमें यूएस की तरफ से अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर एक्विजिशन और सस्टेनमेंट, और इंडिया की तरफ से सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये गलती से मिसप्रिंट है, इसको जो है वो चेंज करके प्रोडक्शन कर लेना, ये एक टाइपो हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब जो है सेक्रेटरी फॉर डिफेंस प्रोडक्शन मतलब हमारे यहाँ के एक बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट और यूएस के एक बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट्स अपनी टीम के साथ जो है वो डिस्कशंस करते हैं, और इंडिया के इंडस्ट्रियल बेस को कैसे एक्सपैंड किया जा सकता है उसके बारे में जो है वो एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। अब इसको बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी थी कि दोनों कंट्रीज़ की ब्यूरोक्रेटिक जो आपकी मेज़ है और लीगल रिक्वायरमेंट्स है उसको कैसे जो है हम रिजॉल्व करके, उसको हम कैसे पार करके, कट थ्रू कैसे करके जो है हम कोऑपरेट करें, उसके लिए ही एक डिफेंस कोऑपरेशन का ये मैकेनिज्म डीटीटीआई बनाया गया था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है अर्थ्स फर्स्ट लैंडमास। तो अभी एक रिसेंटली स्टडी कंडक्ट की गई है जिसमें ये कहा गया है कि अभी तक जो हमारी कन्वेंशनल नॉलेज है जो ये कहती है कि 2.5 बिलियन साल पहले जो है कॉन्टिनेंट्स जो है वो ओशन से जो है वो एमर्ज हुए थे। तो उस जो है हमारी कन्वेंशनल नॉलेज को चैलेंज कर रही है ये स्टडी, ठीक है। तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएस के कुछ जो है रिसर्चर्स ने स्टडी की है। उन्होंने बोला कि 2.5 बिलियन साल पहले नहीं बल्कि 3.2 बिलियन साल पहले कॉन्टिनेंटल लैंडमास एमर्ज हुआ। और सबसे पहले कौन सा कॉन्टिनेंटल लैंडमास एमर्ज हुआ? झारखंड का जो सिंहभूम रीजन है वो, ठीक है। तो सबसे पहले ये एमर्ज हुआ कॉन्टिनेंट जो है आपके ओशियानिक जो है रीजन से। कॉन्टिनेंट जो सबसे पहले एमर्ज होने वाला झारखंड का सिंहभूम रीजन है, ठीक है। अब कैसे पता लगा इन्हें कि ये सबसे पहले इमर्ज हुआ है? क्योंकि इनको जो है रिसर्चर्स को जो सैंडस्टोन्स मिले सिंहभूम में, वहाँ के जो सैंडस्टोन्स जो है वो ऑलमोस्ट 3.2 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, जो उस समय की एंशियंट रिवर चैनल्स या टाइडल प्लेन्स थे उसके जो है वो मैच करते हैं। तो इसीलिए हमें पता लगा कि 3.2 मिलियन साल पहले जो है सिंहभूम रीजन जो है वो ऑलरेडी एमर्ज हो चुका था, ठीक है। अब उन्होंने ग्रेनाइट्स की भी स्टडी की, वहाँ पर उनको जो ग्रेनाइट्स मिले उसमें भी ये पता लगा कि 3.5 से लेके 3.1 बिलियन ईयर्स ओल्ड पहले बहुत वॉल्केनिज्म हुआ था, वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी। उसकी वजह से क्या हुआ, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ओशियानिक क्रस्ट के सराउंडिंग एरिया से निकलकर ऊपर आ गया और उसकी वजह से झारखंड का सिंहभूम रीजन बन गया, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है जीनोम सीक्वेंसिंग। तो अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बताया है कि हमारे साइंटिस्ट ने 1 लाख जीनोम सीक्वेंसिंग और डीएनए सीक्वेंसिंग जो है वो कोविड के सैंपल्स की कर दी है, ठीक है। तो अब जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है? वैसे आपकी जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में आपकी जो जीनोम सीक्वेंसिंग होती है उसमें क्या किया जाता है, आपके सारे पेयर्स ऑफ डीएनए को जो है वो एक तरह से जीनोम जो है वो आपके सारे जितने भी डीएनए का जो पेयर्स हैं उन सबको जो है वो एक तरह से इकट्ठा करता है और उसको जो है वो स्टडी करता है, ठीक है। लेकिन वायरस के केस में क्या होता है कि हम वायरस का डीएनए जो है उसको स्टडी करते हैं ताकि हम पता लगा पाएँ कि उसके अंदर क्या चेंज आया है, कौन से न्यू स्ट्रेन्स एमर्ज हुए हैं। तो जीनोम सीक्वेंसिंग से ही हमें पता लगता है कि कोई वायरस जो है वो अपनी म्यूटेशन कर रहा है, अपने में चेंज ला रहा है या नहीं ला रहा है। तो जितने भी आपको डेल्टा स्ट्रेन, जो भी आपको स्ट्रेन देखने को मिल रहे हैं, लैम्बडा स्ट्रेन, ये सब हमें कैसे पता लगता है? जब हम जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं हमें उसकी वजह से पता लगता है कि ये न्यू स्ट्रेन आ गया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने जीनोम सीक्वेंसिंग को एक वॉर फुटिंग पे करने के लिए क्या किया था? इनसेकॉग बनाया था, ठीक है। इनसेकॉग एक 10 लैब्स की एक तरह से एक कंसोर्टियम है, इंडियन सार्स कोव 2 जीनोम कंसोर्टिया, इनसेकॉग का नाम है। इसको दिसंबर 2020 में बनाया गया था। इसमें 10 ऐसी लैब्स हैं। तो वो सब जो है वो मिलकर जो है वॉर फुटिंग पर काम कर रही हैं। जो भी आप समझ लो, आप जब टेस्ट कराने जाते हो तो रैंडमली जो है आपकी लेबोरेटरीज जो हैं वो आपके आपके सैंपल्स को रैंडमली जो है वो आगे भेज देती हैं इनसेकॉग रिलेटेड जो है आपकी अ, अ, आपकी जितनी भी ये लैब्स हैं उसमें भेजती हैं आपके सैंपल्स को, और फिर वो कंडक्ट करते हैं रिसर्च, वो आपकी जीनोम सीक्वेंसिंग करके देखते हैं। उससे उन्हें पता लगता है कि किसी एरिया में जहाँ से सैंपल्स आए हैं तो कहीं कोई न्यू वायरस का स्ट्रेन एमर्ज तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो वो हम इसी के थ्रू जो है वो नज़र रख पा रहे हैं, ठीक है। अब जो है रेगुलर बेसिस पर एक मल्टी लैबोरेटरी नेटवर्क जो है वो आपकी जितने भी सैंपल्स, ऑफ कोर्स सारे सैंपल्स की तो जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हो सकती क्योंकि अभी देखो आप पूरे इंडिया में अभी तक जितने भी सैंपल्स आए हैं उसमें से 1 लाख सैंपल्स की जो है वो सीक्वेंसिंग की जा चुकी है, ठीक है। तो इसी से ही हमें पता लगा था डेल्टा स्ट्रेन के बारे में, या जितने भी स्ट्रेन अभी तक आए हैं हमको इसी के वजह से ही पता लगे, डेल्टा प्लस या जो भी स्ट्रेन आया है
हम जीनोम सिक्वेंसिंग से ही वो पता लगा पाए हैं, ठीक है। तो जो डीबीटी की एनआईबीएमजी जो है, डीबीटी क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की जो एनआईबीएमजी लैब है कल्याणी में, वो इसको जो है वो कोऑर्डिनेट कर रही है इस पूरे प्रोग्राम को, और सारे 10 के 10 लैब्स के साथ वो कोऑर्डिनेट करके इंसाकॉग का काम देख रही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है आचार्य कृपलानी जी, ठीक है। तो पीएम मोदी ने भी रिसेंटली आचार्य कृपलानी को उनकी जयंती पर ट्रिब्यूट पे किया था। तो अब जो है ये आचार्य कृपलानी जी कौन है, तो ये एक इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी हैं, इंडियन पॉलिटिशियन भी थे, और ये एजुकेशनिस्ट भी थे, ठीक है। एजुकेशनिस्ट कैसे थे, इनको आचार्य का नाम कब मिला, जब 1922 में ये गुजरात विद्यापीठ, जिसको गांधी जी ने 1920 में बनाया था, जब ये वहाँ पर पढ़ा रहे थे, तो इनको जो है वो इसको टाइटल मिला आचार्य जी का, ठीक है। फिर इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, क्विट इंडिया मूवमेंट में, इस सब में बहुत पार्टिसिपेट किया है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इवन इंटरिम गवर्नमेंट में भी इन्होंने सर्व किया है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी ये पार्टिसिपेंट थे, ठीक है। तो इन्होंने जब आज़ादी के बाद जो है कांग्रेस को छोड़ दिया था और अपनी पार्टी बना ली थी किसान मजदूर प्रजा पार्टी, और उसके बाद ये सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ उसको मर्ज करके प्रजा सोशलिस्ट पार्टी इन्होंने बनाई थी, ठीक है। तो इंडिया की इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में सबसे पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन भी जो है वो आचार्य कृपलानी जो है उन्होंने ही मूव किया था, जब हमारी इंडिया चाइना वॉर हुई थी उसके बाद, क्योंकि ये नेहरू जी की पॉलिसीज़ के बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट थे, ठीक है, और इंदिरा गांधी जी के रूल के भी अगेंस्ट रहे हैं। फिर विनोबा भावे जी के साथ मिलकर इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन की एक्टिविटीज़ की हैं। पूरे 1970 का जो पीरियड था उसमें इन्होंने बहुत इन्वायरमेंटलिज्म का काम किया है, ठीक है। तो जो आपको पता है कि इंडिया की सबसे पहली चीफ मिनिस्टर, यूपी की जो चीफ मिनिस्टर थी सुचेता कृपलानी जी, वो इन्हीं की वाइफ थी, और इनकी जो आपके आचार्य कृपलानी जी की ऑटोबायोग्राफी है वो माई टाइम्स नाम से है, और ये 2004 में छपी है, ठीक है। सो नाउ let us see all these topics in English. So the first topic is initiatives of RBI. So PM Modi has recently launched two customer centric initiatives of RBI. The first one is RBI Retail Direct Scheme, and the second one is RBI Integrated Ombudsman Scheme. So according to the first scheme, RBI is opening up retail investors to buy and sell government securities online. Okay, so these retail investors would be able to buy and sell government securities, uh, of course, in both primary and secondary markets. So for those who do not know what is a primary and secondary market, so just for a simple understanding, just understand that when you are buying this government security from the government itself, like from the RBI, because RBI sells these government securities on behalf of the government. So that is the primary market, because you are buying from the government directly. So once you are the owner of this government security and you want to sell it to another customer, so then in that case you have to use the options of secondary market. So RBI is providing the services of both primary and secondary markets through this platform. So how this transaction would happen, the retail investors would have to open an account, namely retail direct gilt account, and they will have to basically comply with some norms, like they have to have a savings bank account, PAN card, official valid documents, etc., and they would be able to buy and sell government securities through this retail direct gilt account. Okay, and the second scheme is RBI Integrated Ombudsman Scheme. So it is basically a grievance redressal mechanism of RBI. So RBI earlier had several ombudsmans, but now all these ombudsmen have been integrated, and this integrated ombudsman would serve the complaints, and it will redress all the grievances of the customers, irrespective if it's an individual, a group of people, a bank, or anything like that. So it's basically an integrated ombudsman scheme. Okay, so government, like this scheme, this ombudsman scheme is a step forward to this one nation one ombudsman dream, through which we want to integrate all the grievance redressal portals of every government department through a single one. Like currently we are having a CP grams, so we want to such a grievance redressal mechanism through which all the government services or all the government departments would have a single grievance redressal mechanism. Okay, so now let us see the next topic, which is Corpat. So Corpat is basically a naval exercise between India and Thailand, and it has been in it is conducted since the year 2005, and it is conducted biannually. So it is conducted basically twice a year. And where is it conducted each time? So
this exercise is conducted between India and Thailand at the maritime boundary line between these two countries, and this is, of course, the 32nd edition. Uh, Objectives of this exercise is all as usual. On building up understanding and interoperability between the two forces, suppression of unlawful activities, and enhancing the operational synergy between these two forces. Okay, so now let us see the next topic, which is Defense Technology and Trade Initiative. So the 11th DTTI group meeting was held between India and US recently. So generally, this meeting is held twice a year, and it is held between alternatively between India and the US. But from the last few, rather 2 years, this these meetings are held virtually because of the COVID situation. And in this particular meeting, land, naval, air, and aircraft technological groups have been set up, and we have also set up a defense industry collaboration forum so that we can so that Indian and US industries can collaborate in the production or defense production. Okay, so about this DTTI, it is not a treaty or a law. So just remember, it is neither a treaty nor a law, and it is just an initiative between the two senior most bureaucrats of defense industries, defense departments of the India and US. And these senior leaders from both countries engage consistently, and this mechanism was established so that we can cut through the bureaucratic maze between these two countries, because we have plethora of legal requirements and bureaucratic processes. So Indian and US government realized that we should have a mechanism through which we can remain consistently in touch with each other without the need of engaging at a bureaucratic level, or passing through the legal requirements. Okay, so now let us see the next topic, which is Earth's first landmass. So recently, you know that there is a conventional understanding that that our continents on the Earth arose from the oceans about 2.5 billion years ago. But recently, a study was conducted by Indian, Australian, and US researchers, and this study is challenging this notion, and it is saying that not 2.5 billion years ago, but 3.2 billion years ago, the first continental landmass emerged. And which was that first continental landmass? Jharkhand's Singhbhum region. So how did they come to this conclusion? So basically, they identified the sandstones in Singhbhum, and they realized that these sandstones have geological signatures from the ancient river channels, tidal plains, and beaches which were available at 3.2 billion years ago. They also studied the granite, which was found to be as old as 3.5 to 3.1 billion years. And that's why they came to the conclusion that there was an extensive volcanism at that time, deep inside the earth, and the continental crust emerged from the surrounding oceanic crust due to buoyancy. Okay, so now let us see the next topic, which is genome sequencing. So Union Minister of State and for Science and Technology has recently informed that the government or these laboratories of Department of Biotechnology have been able to sequence about 1 lakh genomes and DNAs for COVID-19. Okay, so what is genome sequencing? So generally, genome is basically a person's complete set of DNA, and all genes with more than 3 billion DNA base pairs are included in this genome. So in case of a virus, when we are conducting a genome sequencing, so we are analyzing the entire genome of a virus so that we can see if any mutation in the DNA or any change in the virus has been noticed, and if it has emerged, it has been able to transform itself into a new strain. So through this genome sequencing, we find out the new strains, like you know that we have this delta strain, lambda strain, delta plus strain. So how do we know this is the COVID virus which is mutating? So after genome sequencing only, we were able to see that the DNA of this virus is changing, and it is mutating fast, and it is giving up new and new strains. Okay, so to
conduct genome sequencing of this COVID virus at a war footing. In December 2020, the government of India established this NSACOG, that is the Indian SARS-CoV-2 Genome Consortia. It is basically a consortia of 10 labs, and these labs are working at war footings. They have been able to sequence almost 1 lakh genomes out of the total samples of COVID 19 tests, and they have been working throughout this period, and they have been able to sequence about 1 lakh genomes out of the COVID 19 virus samples. Okay, so this DBT, Department of Biotechnology's NIBMG lab of Kalyani, Delhi, is the coordinating unit of this genome sequencing consortium, that is the INSACOG. Okay, so now let us see the next topic, which is Acharya Kriplani ji. Okay, so PM Modi has recently paid tributes to Acharya Kriplani ji on his Jayanti. So he was an independence activist, and he was also an Indian politician and also an educationist. So when he was teaching at Gujarat Vidyapit, so Gujarat Vidyapit was the educational institution, which was founded by Mahatma Gandhi in 1920. So when when Kripalani ji, JB Kripalani ji were teaching at this Gujarat Vidyapit, he earned this title of Acharya in 1922. He was instrumental in the organization of non-cooperation movement, civil disobedience movements, as well as the Quit India movement. But and he, of course, he also served as the president of Congress, and even in the interim government of India during that 1946 to 1947 period. And he was also a participant of Constituent Assembly of India. But after the independence of the country, post independence, he resigned from the Congress, and he founded another political party, namely Kisan Mazdoor Praja Party, and he merged that party later on with Socialist Party of India to form the Praja Socialist Party. Okay, so there is also another thing which is very famous for because of him. So he was the first person in India to move the no confidence motion in Lok Sabha in 1963. Of course, this no confidence motion was moved against Jawaharlal Nehru's government, and he was a fierce critic of Jawaharlal Nehruji's policies. He moved this no confidence motion against the Nehru government because of this India-China war, and because India lost that war, and that's why he moved this no confidence motion against the leadership of PM Nehru. Okay, so he was also an environmentalist. So along with Vinoba Bhaveji, he was involved in the preservation and conservation activities throughout the 1970s period. He was also married to the first women chief minister of India, Sucheta Kripalani ji, who was the chief minister of Uttar Pradesh between 1963 to 1967. Okay, but of course she remained in Congress after independence, but he was separate. He resigned from Congress after the independence of the country. Okay, so his autobiography rather, My Times, was released only in the year 2004. That is after 20, that is 22 years after his death. Okay, so these were our topics. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.